अस्सलाम वालेकुम साथियों, फिर हाज़िर हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम आपको रीट यानी कि राजस्थान का जो टेट का जूनियर पेपर है, उसमें जो उर्दू का फर्स्ट लैंग्वेज है, उस पेपर को सॉल्व कराएंगे। जो साथी मेरा ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उनको एक बार ज़रूर देखें। जब आप वीडियो देख लेंगे तो आप किताब से जो चीज़ पढ़ेंगे तो वो आसानी से आपके जहन में बस जाएगी और इंशाल्लाह आपके आने वाले इम्तिहान में फ़ायदेमंद साबित होगी। प्राइमरी के लिए मैंने 2 पेपर सॉल्व किए हैं, वो आप लोगों ने देखे, लाइक किया, शेयर किया। तो आज हम आपको जूनियर जो रीट का पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर उर्दू भाषा, चाहे वो प्राइमरी हो या जूनियर हो, सभी देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ वीडियो है, तो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। इसकी शुरुआत करते हैं हम इसके पहले सवाल से कि पहला सवाल हुर्फ तहज्जी किसे कहते हैं। तो बताना चाहूँगा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के तौर पे इसको सॉल्व करें। तो आप लोग अपनी एक कॉपी और पेन अपने पास रख लें और कुछ समय के बाद हम इसका जवाब बताएंगे। इस बीच में आप अपना जवाब लिख लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि हमारी कितनी तैयारी है। और कुछ ही दिन बाकी हैं यूपी टेट के एग्ज़ाम होने में। सी टेट का एग्ज़ाम दिसंबर में है। तो पहला सवाल, हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं। ये हुरूफ का मजमुआ है, मुतहरिक अल्फाज है, अलिफ से ये तक के हुरूफ हैं, या साकिन हुरूफ का मजमुआ है। तो इसका सही जवाब आपका होगा कि जो हुरूफ तहज्जी होती है इसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, उर्दू की वर्णमाला है। तो वर्णमाला में आपको सबको मालूम होगा कि अलिफ से बड़ी ये तक जितने भी हुरूफ हैं वो शामिल होते हैं। तो इसका सही जवाब आपके लिए होगा ऑप्शन 3, अलिफ से छोटी ये तक के हुरूफ। दूसरा सवाल देखते हैं, हुरूफ तहज्जी से ही है, जिसमें हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी की बात आती है। तो इसमें ये पूछा गया है कि हुरूफ शमसी की तादाद कितनी होती है। ऑप्शन है 17, 13, 15, 14। तो हुरूफ शमसी आपके 14 होते हैं और हुरूफ कमरी भी आपके 14 ही होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 4, 14। अगला सवाल देखते हैं, झेल में से कौन सा हुरूफ कमरी है। ज़ाल, ज़ोए, जीम या ज़्वाद। तो आप लोग इसका जवाब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इसका सही जवाब है जीम, जो कि हुरूफ कमरी में आता है। अगला सवाल देखते हैं, जिन हुरूफ पर एराब होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जैसे ज़बर, ज़ेर, पेश का होना। तो ये जो एराब होते हैं जिस पर लगे हुए, उनको क्या कहते हैं। मुअरिब, मुतहरिक, कसरा या इनमें से कोई नहीं। तो बताना चाहूँगा कि जिन पर एराब लगा होता है उसको हुरूफ मुतहरिक कहते हैं और जिन पर कोई एराब नहीं होता है तो उनको साकिन कहते हैं, यानी कि अकेला, तन्हा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, हुरूफ मुतहरिक। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल पूछा है, कौन सा इमला दुरुस्त है। कफ्स, 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 कफ्स। तो ये तीनों हैं
तो इसमें से आपको जो दुरुस्त इमला है यानी कि शुद्ध शब्द जो है उसका आपको चयन करना है। तो आप लोग अपनी कॉपी में इसका जवाब नोट कर लीजिए। तो इसका सही जवाब है आपका फोर्थ, क्लब चौथा, कॉफ फे सीन। अगला सवाल देखते हैं। दीवान, ये जमा से पूछा गया है, वाहिद जमा के टॉपिक से। तो इसमें आपको बहुवचन बताना है। अदवान, दवावीन, आवीन, दवावन। तो इसका सही जवाब होगा दवावीन। ऑप्शन 2 सही है। अगला सवाल देखते हैं हम इसी का। उर्दू ज़ुबान के एतबार से दखील अल्फाज किसे कहते हैं? दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज जो बग़ैर किसी सूती या मानवी तब्दीली के उर्दू में दाखिल हैं। ऑप्शन 2, हिंदी के वो अल्फाज जो असल माने के साथ उर्दू में दाखिल हैं। तीसरा, संस्कृत के वो अल्फाज जो उर्दू माने के साथ इस्तेमाल होते हैं। और चौथा ऑप्शन है अरबी व फ़ारसी के अल्फाज जो अपने सूती व मानवी तब्दीली के साथ उर्दू में दाखिल हुए हैं। तो इसका सही जवाब होगा दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज जो बग़ैर किसी सूती या मानवी तब्दीली के उर्दू में दाखिल हुए हैं। इसका ऑप्शन 1 सही है। अगला सवाल देखते हैं हम। ज़ेल में मुश्तक लफ्ज़ कौन सा है? नेक, मुस्कुराहट, दानिश, बड़ा। तो मुश्तक लफ्ज़ वो होते हैं जो किसी से बने हुए होते हैं। तो इसमें एक ही चीज़ ऐसी है जो बने हुई है। तो उम्मीद है कि इसका आप सवाल आसानी से इसका जवाब दे देंगे। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है 2, मुस्कुराहट। जैसे बनाने वाले ने कोई चीज़ बनाई है, बनावट, लिखावट। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? मुश्तक लफ्ज़ हैं। आज ज़्यादा डिटेल में बात ना करते हुए आपसे हम सिर्फ सवालों के जो जवाब हैं उनको ही आपके सामने बताएंगे। बहुत से साथी ये कहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा आप बताते हैं, तो उनको बताना चाहूँगा कि कुछ समझाने के लिए वक्त की ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी बातों को ख्याल में रखते हुए सिर्फ आपको जवाब के ज़रिए ही आपको बताना पड़ेगा। जहाँ पर लगेगा कुछ बताना ज़रूरी है तो मैं आपको बताता चलूँगा। इससे पहले हमारा जो रीड का पहला वीडियो अपलोड है सेट 1, उसको आप ज़रूर देखिएगा। जब आप उसको देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से बाकी जो 3 पेपर्स अभी सॉल्व कराएंगे आपको, उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इसके माने, खल्क के माने क्या होते हैं? जानवर, मखलूक, इखलाक या एमाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, इखलाक। अगला सवाल देखते हैं क्या है। कवायद से ही है। अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इसमें कौन सा जुमला है? तो इसको रिपीट करके दोबारा पढ़ते हैं। अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो इसमें इन्होंने किसी से शर्त रख दी है। तो जब कहीं पर शर्त की बात आती है तो वो जुमला हो जाता है जुमला मोतरज़ा, जुमला मौतूफ़ा, जुमला खबरिया, जुमला शर्तिया। तो जब शर्त की बात आती है तो ऑप्शन इसका सही हो जाता है 4, जुमला शर्तिया, जिसमें शर्त रखी गई हो। अगला सवाल देखते हैं। फ़ौज जो लफ्ज़ है वो किस इस्म के ज़ेल में आएगा? इसमें कैफियत, इसमें ज़र्फ़, इसमें जमा, इसमें आला। तो फ़ौज जो है वो जमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन 3 है, इसमें जमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल तो सभी साथियों को आता होगा। सिफ्त की कितनी किस्में हैं? 4, 5, 3, 4। बड़ा आसान सवाल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2,
5 होती सिफत की कस्में। अगला सवाल देखते हैं, जेल में मुहावरा कौन सा है। देखिए, जो आपके प्राइमरी लेवल में आया है वही सवाल इसमें भी आए हैं, तो ये सोच के मत इसको हल करिएगा कि ये तो जूनियर का है, इसको क्या करेंगे हल करके। तो ऐसा नहीं है, इसमें से भी सवाल आपके प्राइमरी में आ सकते हैं और प्राइमरी के जो सवाल हैं वो आपके जूनियर के पेपर में भी आ सकते हैं। तो इनमें से मुहावरा पूछा गया है कि कौन सा है, गले मिलना, ताकत जाहिर होना, नक्शा जमाना, और आपका आखिर में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नक्शा जमाना। तो ये मुहावरा है, बाकी जो चीज़ें हैं वो गलत हैं। अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर, जेल में कौन सा लफ्ज़ लाहिका है। तो इसको तो वो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, अगर मेरा पिछला वीडियो देखा है वो लाहिका और साहिबका पर ही बना हुआ है। तो हिलिया साज, हीले साज, दर पर्दा, हम आवाज़, और ऑप्शन 4 है आपका कमज़ोर। तो देखिए, बाकी सब में जो है वो 2 हैं, इसमें आपका सिंगल है, ठीक है, कम ज़ोर। तो ये इसमें क्या लगा है, कम और ज़ोर, दो से मिलकर बना है, इसमें कम का बात की गई है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। माजरत चाहता हूँ इस सवाल पर। तो इस सवाल में जो है वो आपसे प्रत्यय पूछा गया है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा उसके बाद में जुड़ा है। तो देखिए, हम आवाज़, हमसे आपको मालूम है साबिका बनते हैं, कम से भी मालूम है आपको साबिका बनते हैं, और दर, यानी कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो लफ्ज़ के पहले जुड़ी हुई हैं। बात करते हैं पहले में, तो उसमें हिले साज, मतलब बाद में जो है वो साज का जुड़ा हुआ है, तो ये आपका प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि लाहिका हो जाएगा। और अच्छी तरह समझने के लिए आप हमारे उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसमें आपको मैंने हम से बनने वाले ही बताए हैं, कम से बनने वाले ही बताए हैं, दर से बनने वाला आपको हमने जो है वो वीडियो में नहीं बताया है। तो ये दोनों आपको कंफर्म हो जाएंगे। तो जो साज से बनने वाले हैं वो आपके जो है लाहिका में आएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, हिलिया साज। अगला सवाल देखते हैं हम, लफ्ज़, बड़ा आसान सवाल है, 15 नंबर है, लफ्ज़ अच्छा की ज़िद बताइए। यानी कि ज़िद माने होता है मुद्जात, और मुद्जात का हिंदी में अगर बात करूं तो विलोम शब्द। तो इसमें इन्होंने विलोम शब्द पूछा है, अच्छा, बेऐब, बेकार, ज़या, पूरा। तो उम्मीद करता हूं इसका तो सभी को ऑप्शन मालूम होगा। इसका सही अच्छा का क्या होता है, बुरा होता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 4, बुरा। अगला सवाल देखते हैं, लफ्ज़ जो है साहब का मुतरादिफ यानी कि पर्यायवाची कौन सा है, समानार्थी कौन सा है, दोस्त होता है, बादशाह होता है, आलिम होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका 16 नंबर सवाल है, तो उसका आपका साहब जो है वो दोस्त के लिए इस्तेमाल होता है, बादशाह के लिए आका, इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, आलिम जानकार वाले के लिए उस्ताद का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी के लिए कोई लेटर लिखते हैं तो उसको साहब से ही मुखातिब करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, दोस्त। ये अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर, ज़माने की किस्में कितनी हैं, 4, 3, 5, 2। ये मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया है उसमें भी आपको इसके बारे में बताया गया है, प्राइमरी में पूछा गया है, और देखिए जूनियर में पूछा गया है ये। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको जो है जूनियर का अलग पूछा जाएगा और प्राइमरी का अलग पूछा जाएगा। जो इजी सवाल होंगे, आसान सवाल होंगे, वो ज़्यादातर प्राइमरी में बनते हैं और प्राइमरी से ही वो जूनियर में आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस सवाल का जवाब सभी को मालूम होगा। 17 का जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सही होगा 2, जिसमें जो है 3 होती हैं। कौन कौन से होते हैं, ज़माने का, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल। ठीक है, याद आ गया होगा आपको। अगला सवाल देखते हैं हम,
झेल में कौन सा लफ्ज़ साबिका की ज़मन में आता है। देखिए इन्होंने दोनों पूछ लिए हैं, लायका और साहिबका से, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से एक एक सवाल पूछा। मैंने अपने वीडियो में बताया है कि दोनों से भी एक एक सवाल पूछा जा सकता है। बाकी एक सवाल तो लाजमी है, इसलिए आप इन पर अपनी ज़रूर तैयारी करके पेपर देने से पहले आप इस पर ज़रूर मशक करके जाइएगा, क्योंकि ये सवाल आपके लिए आना ज़रूरी होगा। तो जानशी, कम ज़र्फ़, दगाबाज, इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी मैंने बताया है कि कम से कमज़ोर बना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कम ज़र्फ़। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं 19 नंबर। झेल के शेर में कौन सी सिनात का इस्तेमाल हुआ है। तो सिनात की बात करते हैं। गाह जीता हूँ गाह मरता हूँ, आना जाना तेरा क़यामत है। तो ये इस्तिआरा है, तजाहिल आरिफाना है, मुबालगा है, तज़ाद है। तो आप इसको किस तरीके से आप अपने सवाल में हल करेंगे, आपको अगर किसी की कन्फ्यूजन होता है तो उसको आप ऑप्शन से कैसे लेंगे, तो इसका मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि इसके लिए आपको ये देखना है कि क्या क्या है। जैसे गाह जीता हूँ गाह मरता हूँ, आना जाना तेरा क़यामत है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहूँगा कि इस्तारा में तशबिया का तो ताल्लुक़ होता है, लेकिन तजाहिल आरफुना में जैसे कोई चीज़ है उसको जानते ही नहीं है। मुबालगा में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। और तज़ाद, ये तो आसानी समझ में आ जाएगा कि तज़ाद माने ज़िद होता है। तो जब ज़िद की बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि विलोम शब्द की बात होगी। तो अब इसमें आप सबसे पहले ये ढूंढेंगे तज़ाद, क्योंकि जो आसानी से ढूंढा जा सकता है। अब ज़िद देखना है, गाह जीता हूँ गाह मरता हूँ, आना जाना तेरा क़यामत है। तो देखिए इसमें आपको बताऊँगा, गाह जीता हूँ और गाह मरता हूँ, आना जाना, ये पॉइंट है। इसमें देखिए अपोजिट है, जीना मरना आना जाना, तो यह एक दूसरे की ज़िद पर हैं। तो जब एक दूसरे की ज़िद पर बात आएगी तो कौन सी सिनात हो जाएगी, सिनात तज़ाद हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया होगा। एक साथी बार बार कह रहे हैं कि जो है वो सिनात पर भी एक वीडियो अपलोड कर दिया जाए। तो जैसे ही टाइम मिलेगा, वक्त मिलता है, तो मैं आपको इस टॉपिक पे भी समझाऊंगा, अपलोड करूंगा वीडियो। लेकिन इस वक्त टाइम की कमी होने की वजह से हम आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पे ये कुछ सॉल्व पेपर आपको हल करा रहे हैं, ताकि ये आपके लिए मुफीद साबित होंगे। टॉपिक पे अगर वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। तो इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4। अगला सवाल देखते हैं। अहमद शेर की तरह दौड़ता है। ये 20 नंबर सवाल है। अहमद शेर की तरह दौड़ता है, ये भी देखिए उसमें सिनात से ही आ गया है। तशबिया की बात हो रही है। इसमें तशबिया के जो 4 अरकान बताए गए हैं, मुशब्बा, मुशब्बा व वजह तशबिया, हुर्फ तशबिया, ये उनके 4 अरकान होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा कि जो उसके तशबिया के प्रकार या अरकान टुकड़े समझ लीजिए तो वो कितने होते हैं। मैंने इंग्लिश में लिख दिया 4 होते हैं। सबसे पहले मुशब्बा, फिर उसके बाद मुशब्बा बा, फिर उसके बाद वजह तशबिया, फिर उसके बाद हुर्फ तशबिया। तो इसमें से आपको मुशब्बा बा पूछ रहा है। तो अहमद जो है उसकी मिसाल किससे दी गई है, शेर से दी गई। तो अहमद हो गया मुशब्बा, और शेर क्या हो जाएगा, मुशब्बा बा, और की तरह हुर्फ तशबिया हो जाएगा, और दौड़ता है क्या हो जाएगा, वजह। तो ये चारों आपके समझ में आ गए होंगे। सिनात के हिसाब से आपको तशबिया अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल आप आराम से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, और इसके नीचे आप डैश के जरिए इस तरीके से लिख सकते हैं, मुशब्बा, मुशब्बा बा, हुर्फ तशबिया और वजह तशबिया। ये आप लिख लेंगे, और आसानी से अगर कोई भी इनमें से पूछा जाएगा, मुशब्बा या मुशब्बा बा या वजह तशबिया या हुर्फ तशबिया पूछा जाता है, तो आप आसानी से उसका जवाब दे देंगे। तो इसका ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, शेर। चलिए अगला देखते हैं क्या है। ख़त के ज़मन में मकतूब इलिया किसे कहते हैं। हाँ, ये देखिए जूनियर के हिसाब से इन्होंने इसमें पूछ लिया है। तो जो ख़त लिखा जाता है उसमें मकतूब इलिया कौन होता है, किसे कहते हैं। ख़त पढ़ने वाले को, या जिसके नाम ख़त लिखा जाए, या ख़त लिख रहा है जो उसके लिए, या ख़त ले जाने वाला। देखिए चारों ऑप्शन हैं। तो इसमें आपके लिए मकतूब इलिया जो बात होती है वो हम जब जिसके लिए कोई ख़त लिख रहे हैं उसके लिए होता है। तो क्या हो जाएगा, जिसके लिए नाम से हम ख़त लिखा जा रहा है उसको मकतूब इलिया कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं सवाल।
जेल के शेर में कौन सी सिनात पाई जाती है। देखिए सिनात का मैंने देखा, इतने पेपर देखे, अभी तक उन्होंने जो है वो प्राइमरी में नहीं पूछा है, तो ये जूनियर का है। ठीक है, तो आप लोग इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपने जूनियर का एग्ज़ाम का पेपर नहीं भरा है, प्राइमरी ये देना चाहते हैं, तो सिनात को थोड़ा सरसरी नज़र से समझ लीजिएगा, इसी वीडियो के ज़रिए समझ लीजिएगा, तो आपके आसानी होगा। जैसे इसमें लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्ज़ाम में आया, यहाँ तक पीजीटी नेट तक पूछा गया ये सवाल है। हर संग में शरार है तेरे ज़हूर का, मूसा नहीं जो सैर करूं कोह तूर का। तो ये हुस्न तालील, तज़ाद, तलमीह, मुबालिगा। तो मैंने आपको तरकीब बताई थी कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसमें ऐसा तो नहीं ज़िद की कोई बात की जा रही है, तो उसको आप पहले चेक करेंगे। तो हर संग में शरार है तेरे ज़हूर का, मूसा नहीं जो सैर करूं कोह तूर का। तो इसमें जो है कोई भी ऐसी बात नहीं है जो एक दूसरे की ज़िद पर हो, तो इसके मतलब ऑप्शन आपका ये हो जाएगा गलत। ठीक है, हुस्न तालील में कोई ऐसी खूबी नहीं बयान की गई है, तो ये भी नहीं हो सकता। कोई ऐसी बात नहीं बयान की गई है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब क्या बचा है, तलमीह। तो तलमीह की बहुत अच्छी आपको ट्रिक में बताना चाहूँगा। किसी भी बुजुर्गान दीन की बात आ जाए, किसी भी औलिया की बात आ जाए, किसी भी क्लब बादशाह तक की बात आ जाती है, तो आप उसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे तलमीह को टिक कर देंगे। क्योंकि जब भी कभी इस तरीके की बात होती है, किसी मशहूर किस्से की या वाक़े की बात होती है, तो उसको हम सिनात तलमीह कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, ख़त्म अलक़ाब किसे कहते हैं। ऊपर क्या था, मकतूब इलिया, अब आ रही है बात अलक़ाब की। अलक़ाब किसे कहते हैं, वो फ़िक्रे जो मकतूब इलिया के मर्तबे को ज़ाहिर करें, वो फ़िक्रे जो मकतूब निगार की हैसियत को ज़ाहिर करें, या वो आदाब जो काफ़ी पुरतकल्लुफ़ हों, या इनमें से कोई नहीं। तो अपने जहन के हिसाब से इसका आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, वो फ़िक्रे जो मकतूब इलिया के मर्तबे को ज़ाहिर करते हैं। जैसे आपने किसी के लिए लिखा है, तो आप उसको अलक़ाब व आदाब के हिसाब से उसको दुआ सलाम लिखेंगे। ठीक है, दोस्त के लिखेंगे तो आपका तरीका अलग होगा, हंसी मजाक भी हो सकती है। अपने बुज़ुर्ग को लिखेंगे तो उसके भी अलक़ाब व आदाब अलग होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो उसके मर्तबा, यानी जिसको मैं ख़त लिख रहा हूँ वो है कौन, उसका मर्तबा क्या है, उसका मर्तबा क्या है, उसकी क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है उसकी, किस स्तर पे हम लिख रहे हैं ख़त, तो उसके मर्तबे को ज़ाहिर करता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 1। अगला सवाल देखिए, 24 नंबर देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। दरख्वास्त के क्या माने हैं। तो दरख्वास्त तो सभी जानते होंगे, ख़त, मरासला, अर्ज़ी, अर्ज़दाश्त। तो इसका तो सभी ने ऑप्शन अपना लगा ही लिया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। अर्ज़ी, जब हम कभी कोई अर्ज़ी पेश करते हैं, लोग देखा होगा हमने अपनी वहाँ अर्ज़ी लगा, जैसे मज़ार पे जाते हैं या पीर मुर्शिद के पास जाते हैं, तो क्या करते हैं, हम अपनी अर्ज़ी लगा देते हैं। किसके लिए, कि हमारा ये पैगाम या हमारी ये दुआ अल्लाह के पास पहुँचा दीजिएगा, कबूल करवा दीजिएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जब हम बात करेंगे तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि अर्ज़ी लगाने जाएंगे। तो ये हो गया, दरख्वास्त के माने होता है अर्ज़ी लगाना। आगे देखते हैं 25 नंबर सवाल, गज़ल का कौन सा शेर हुस्न मुतला कहलाता है। ये देखिए, लिटरेचर से सवाल पूछ लिया गया है। मक्ता से पहले का शेर, गज़ल का पहला शेर, गज़ल का दूसरा मतला, या गज़ल का सबसे अच्छा शेर। तो इसमें क्या होता है, मतला तो कहते हैं गज़ल के पहले शेर को, और हुस्न मतला होता है जो उसका दूसरा मतला होता है, उसको हुस्न मतला कहते हैं। और जो सबसे अच्छा गज़ल का सबसे अच्छा शेर होता है उसे वैतुल गज़ल कहते हैं, वैत भी कहते हैं। ठीक है, और जो मक्ता है पहला जो है, तो मक्ता में क्या होता है, शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। चारों बता दिए, इनमें से अगर कोई भी आएगा तो आपकी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गज़ल का दूसरा शेर, मतला। अगला सवाल देखते हैं 26 नंबर, गैर मुरद्दिफ गज़ल किसे कहते हैं। जिस गज़ल में काफिया और रदीफ़ ना हो, जिस गज़ल में मतला और मक्ता ना हो, जिस गज़ल में मक्ता हो मगर मतला ना हो, जिस गज़ल के इशारे में रदीफ़ ना हो, तो गैर मुरद्दिफ गज़ल किसे कहते हैं। तो इसमें जो आखिरी है
जिस गज़ल के इशार में रदीफ़ ना हो तो उसको हम गैर मुरद्दिफ़ गज़ल कहते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं 27 नंबर सवाल क्या है। उर्दू शायरी में नज़्म किसे कहते हैं। इन्होंने नज़्म की जो है डिफिनेशन पूछ ली है इसमें कोई क़िस्सा, वाक़या, तजुर्बा, तसलसल के साथ बयान किया गया हो, जिसका हर बंद अपने अलग माने रखता हो, जिसमें रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी की जाए, या इनमें से कोई नहीं। तो नज़्म के लग़वी माने लड़ी में मोती पिरोना, और नज़्म जिसमें कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, उस पर लगातार मुसलसल तरीके से हम उस पर ही एक से कड़ी को जोड़ते चले जाते हैं। लड़ी में मोती पिरोना यानी कि एक लड़ियों की एक माला बनाना। इससे आप समझ रहे होंगे, जब लड़ियों की एक माला होती है तो क्या होती है, एक दूसरे से वो मिले हुए होते हैं। तो जो नज़्म हम पेश कर रहे हैं या जो नज़्म हम लिख रहे हैं, तो उसका एक तरीका होगा कि सबसे पहले तो हम उससे मिलते जुलते ही इशार उसमें मिलाएंगे, तब जाके एक नज़्म तैयार होगी, तो उसको हम कहेंगे नज़्म कहेंगे। आपको थोड़ा और इस पर बता दूं, गज़ल में अंतर बता दूं। गज़ल का मतलब होता है कि जो एक शेर होता है वही उसका मेन होता है, उसके बाद आप दूसरे टॉपिक का भी उसमें गज़ल में दूसरा शेर ला सकते हैं। लेकिन नज़्म में क्या होगा कि अगर एक किस्सा बयान हो रहा तो उसी पे बात होगी। इतना अंतर होता है, इतना फ़र्क होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अब इन्होंने एक शेरी इक़्तिबास पूछ लिया है, ये ज़रूरी है उसमें पूछना, जूनियर में ज़्यादातर आया है। और ये वीडियो जो है आपके सीटेट के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपका सीटेट का भी आता है। इसमें से कुछ सवाल मिलेंगे पेडागोगी के, सिर्फ सवाल इसमें नहीं है, बाकी सवाल जो होंगे वो इसी तरीके के होंगे जो इसमें आ रहे हैं। देखिए, इक़्तिबास आया है, शेरी इक़्तिबास। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामिनी सी मूरत, आवाज़ जिसके दम से था मेरा आशियाना, तड़पा रही है मुझको रह रह के याद उसकी, तकदीर में लिखा है पिंजड़े का आशियाना, इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यहीं कफस में मैं गम से मर न जाऊं। तो ये जो है इनके जो इशार दिए हैं, इन पर 2 सवाल आपको हल करने हैं। तो देखिए, पहला क्या है, दर जेल बाला में बंद में कामनी से क्या मुराद है। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो कामनी है उससे क्या मुराद है। तो आइए देखते हैं फिर से। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। मतलब जो इसमें मिसाल दी गई है वो कोई खूबसूरत हसीना की मिसाल दी गई है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, खूबसूरत हसीना। अगला सवाल इसी का देखते हैं, 29 नंबर। 2 सवाल इसी नज़्म इसी इशार पर मुश्तमिल हैं। दर्ज वाला बंद में परिंदे का आशियाना किस दम से आबाद था। ये 29 नंबर का सवाल है। मूरत से, शबनम से, याद से, फूल से। तो जो परिंदे का आशियाना था वो शबनम के जो है दम से आबाद था, तो उसका ऑप्शन सही हो जाएगा 2। अगला सवाल देखते हैं, इक़्तिबास इन्होंने पूछ लिया है, देखते हैं इसको पढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा इक़्तिबास है और सवाल इस पर एक ही बनाया है, इसको पढ़ने में टाइम ज़्यादा हो जाएगा। नेवातात ऐसी नेमत है जिसके लिए हम खुदा का जितना भी शुक्र अदा करें कम है, बेशक इसलिए दुनिया के हर मज़हब में इनकी हिफाजत की तालीम दी गई है। इस्लामी कानून के मुताबिक इन तमाम चीज़ों को जो इंसान और समाज के काम आती हैं, नुकसान पहुंचाना और बर्बाद करना ममनू है। अगर हम दरख्त काट देंगे तो ऐसे सैलाब आएंगे जिनसे काश्त की ज़र खीज़ मिट्टी बह जाएगी। मतलब जो पैदावार की मिट्टी है वो बाढ़ से बह जाएगी, पैदावार में कमी होगी, फसलें हमारी बह जाएंगी और इंसानी जान माल का भी नुकसान होगा। तो मौसम में अतदाल के बजाय शिद्दत पैदा होगी और सबसे बढ़कर हमारा माहौल यानी कि जो वातावरण है वो गंदा हो जाएगा, यानी कि प्रदूषित होता चला जाएगा। तो इन्होंने इन्वायरमेंट पे इक़्तिबास पूछ लिया है कि माहौल यानी कि वातावरण जो होता हमारा, जहाँ हम रहते हैं, तो उस वातावरण पर इन्होंने पूछा है। तो इसमें बहुत ही आसानी इसका से जवाब इसका दे सकते हैं। दर्ज वाला इक़्तिबास में दरख्त काटने से क्या नुकसान है, यानी कि वृक्षों के काटने से इसमें क्या नुकसान होगा। मतलब धूप यानी कि तापमान बढ़ जाएगा, दूसरा बारिश में कमी होगी, तीसरा फसलें नहीं होंगी, और चौथा है पैदावार में कमी होगी, मौसम में शिद्दत और इंसानी जान माल का नुकसान होगा। बाकी चीज़ें सभी हैं, लेकिन जब इसको एक ऑप्शन में देना है तो हमें क्या देना है, पैदावार में कमी, मौसम में शिद्दत और इंसानी जान माल का नुकसान होगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका चौथा। तो ये था हमारा रीट का
सॉल्व पेपर जो मैंने आपको बताया, तो इसमें अगर कोई गलती हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसको आप बताना चाहूँगा, इसको प्रैक्टिस के तौर पर ही आप करिएगा जितने भी सॉल्व पेपर हैं, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई रिपीट हो सकता है। और तरीका मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसके पहले वीडियो में बताया है। अगर आप उस अकेले वीडियो को भी देख लेते हैं अच्छी तरीके से, 40-42 मिनट का वीडियो है, तो आपको जो रिवीज़न है, जो आपने पढ़ के रखा है, वो आसानी से आपका रिवीज़न हो जाएगा। और आप जो आने वाले सवालात हैं उनको आसानी से जवाब उनके दे देंगे और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।